So today we'll be discussing first Oster's experiment. We will first of all focus on magnetic effects of current. So we'll be studying how current generates magnetism, and first we'll be discussing an experiment in which we will demonstrate that the current shows magnetism. So we have an experiment, that is Oster's experiment. So heading the Oster's experiment. Now what is this Oster's experiment? This experiment is that experiment which demonstrates that whenever current is flowing through a wire, that current carrying wire produces magnetism. Now last class when we studied your magnetic field, we said that if we want to find the direction of magnetic field in a given region, we take the help of a magnetic needle और a magnetic compass. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर मैं गिवन प्लेस या रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को प्रैक्टिकली देखना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पे वो प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड को कैसे ऑब्जर्व करूँगा. तो प्रैक्टिकली मैं मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करूँगा विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक कंपस और विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल. और हमने कहा था कि मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेटिक कंपस इज अ वेरी टाइनी मैग्नेट which is in form of a needle, and it is pivoted, means fixed at the center, and it can rotate freely in horizontal plane. तो जैसे मेरे पास ये नीडल है, इस नीडल को मैंने यहाँ पे सेंटर में फिक्स कर दिया और ऐसे फिक्स कर दिया कि ये हॉरिजॉन्टली घूम सकती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल. तो इट कैन मूव इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट विल अलाइन इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ये अपने आप को हमेशा एक्सटर्नल फील्ड के अलॉन्ग अलाइन करेगी. और हमने कहा था कि अगर इसके आसपास कोई मैग्नेट नहीं है, इफ देयर इज नो मैग्नेट नियर बाय, इट विल अलाइन इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ, एंड इट्स नॉर्थ साइड विल फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द अर्थ एंड द साउथ साइड विल फेस टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द अर्थ. तो एक मैग्नेटिक नीडल जो है उसको जब आप रखते हो एक ऐसे रीजन में जहाँ पर कोई मैग्नेट आसपास नहीं है, तो वो नीडल अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिज्म के हिसाब से अलाइन करके अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिज्म के हिसाब से अपने आप को प्लेस कर लेता है. और उसमें जो नीडल का जो नॉर्थ है वो अर्थ के जोग्राफी वाले नॉर्थ, एंड नीडल का जो साउथ है वो अर्थ की जोग्राफिक साउथ के अकॉर्डिंगली अलाइन हो जाता है. तो ये जो गिवन एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि करंट के हेल्प से मैग्नेटिज्म जनरेट होती है. सो हेयर वी हैव अ स्ट्रेट वायर. सो व्हाट ऑस्टर डिड वाज ही टुक अ स्ट्रेट वायर, and through this straight wire he made current to flow. So he took a straight wire and he connected this straight wire. AB is connected to a battery with the help of a key, and what we did was we connect this key, and when the switch is pressed, तो जब हम स्विच को की को प्रेस करेंगे, व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द वायर. सो जब हम इस की को प्रेस करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इस वायर में जो करंट है वो फ्लो करना शुरू हो जाएगा. सो राइट नाउ व्हेन द की इज ओपन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर. जब की ओपन है तो इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा. Now what Oster did, he took a magnetic needle and he placed the wire over the needle. तो मैंने नो डाउट इस नीडल को राइट साइड पे रखा है, बट एक्चुअली दिस वायर AB इज पासिंग ओवर द नीडल. ओवर द नीडल का मतलब कि ये मेरे पास ऐसे नीडल है और जो हमारी वायर है वो इस नीडल के ऊपर से ऐसे पास कर रही है. सो आवर वायर इज पासिंग ओवर द नीडल. तो नीडल पीछे को है और इसके ऊपर से ये आपकी वायर है. तो ये वायर हो गई और इस वायर के बैक साइड पे ऐसे नीडल है. तो अगर आप ऐसे देखोगे तो ये वायर है और ये नीचे नीडल है. अगर ऐसे देखोगे तो आपको ये वायर नज़र आएगी, पीछे मेरा हाथ नज़र आएगा, ये मेरा यहाँ पे नीडल है. तो ऐसे ही रखूँगा तो ये होगी वायर और उसके नीचे होगी नीडल. तो ये हो गया वायर
इज प्लेस्ड ओवर नीडल। ऐसे देखोगे तो ये वायर होगी और ये पीछे नीडल है, पर वो जो नीडल पीछे है उसको मैं ऐसे साइड पे बना के दिखा रहा हूँ। तो दिस इज योर वायर and wire is placed over the needle, so this is your magnetic needle. Now in this case, right now the given wire is placed in such a way that your wire is along the north south of the earth। तो वायर जो है वो अर्थ के नॉर्थ साउथ में रखी हुई है। एंड व्हेन द वायर इज प्लेस्ड लाइक दिस, ये नॉर्थ साउथ हो गया अर्थ का हो गया नॉर्थ साउथ, ये जो जगह है ये हो गई ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। हमें पता है कि 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो अभी राइट नाउ वायर को जब ऑस्टर्ड ने रखा तो वायर को उसने रखा अलोंग नॉर्थ साउथ ऑफ द अर्थ। तो नॉर्थ साउथ, राइट साइड पे ईस्ट और ये वेस्ट। Now when no current is flowing through the wire, when your key is open, जब इस की को हमने ओपन रखा, when K is open, when the key is open, no current is flowing through the wire, the given needle is aligning itself along the north south of the earth। तो नीडल ने अपने आप को अर्थ के नॉर्थ साउथ में अलाइन किया हुआ है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन, हमने क्या ऑब्जर्व किया? तो वी हैव ऑब्जर्व दैट द नीडल इज अलाइंड अलोंग नॉर्थ साउथ ऑफ द अर्थ। कब इट इज अलाइंड अलोंग नॉर्थ साउथ ऑफ द अर्थ? व्हेन दिस की इज ओपन, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर ए बी, दिस गिवन नीडल हैज अलाइंड इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ ऑफ द अर्थ। और हमने क्या कहा था कि ये नॉर्थ साउथ ऑफ द अर्थ में कब अलाइन करता है? जब आसपास कोई मैग्नेट ना हो। तो दिस मीन्स दैट देयर इज नो मैग्नेट नियर बाय। आसपास कोई मैग्नेट नहीं है, इसका मतलब देयर इज नो मैग्नेट नियर बाय, कोई आसपास मैग्नेट यहां नहीं है। देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड राइट नाउ, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। अभी यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। राइट नाउ देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द की इज प्रेस्ड, तो अब हमने इस की को प्रेस कर दिया। नाउ व्हेन द की इज प्रेस्ड एंड करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू दिस पर्टिकुलर वायर ए बी, तो जब हमने इस की को प्रेस किया और प्रेस करके इस वायर में से हमने करंट को फ्लो करने दिया, व्हेन करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू दिस वायर ए बी, व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट द गिवन मैग्नेटिक कंपस, दिस मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो मैग्नेटिक कंपस है, दिस मैग्नेटिक कंपस डिफ्लेक्ट्स। ये जो मैग्नेटिक कंपस है, इस मैग्नेटिक कंपस में क्या आ गई? डिफ्लेक्शन आ गई। सो दिस मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन। तो हमने ये चीज ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्व किया कि व्हेन द की इज प्रेस्ड, व्हेन दिस की इज प्रेस्ड एंड करंट इज मेड टू फ्लो, सो व्हेन की इज क्लोज का मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट इज मेड टू फ्लो, सो करंट इज फ्लोइंग across the wire, what we observe is there is deflection in the your given needle. So we observe deflection in the given needle. तो हम इस needle में deflection observe करते हैं and this deflection tells us that there is a magnet nearby। तो ये डिफ्लेक्शन आने का मतलब ये है कि there is some magnetic field। ये डिफ्लेक्शन आने का मतलब है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जिसने नीडल को डिफ्लेक्ट करवाया, और वो जो चीज जो नीडल को डिफ्लेक्ट करवाती है वो एक्सटर्नल फील्ड होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। और नीडल हमेशा अपने आप को एक्सटर्नल फील्ड के अकॉर्डिंगली अलाइन कर लेती है। पहले नीडल ने अपने आप को अर्थ की फील्ड के लॉन्ग अलाइन किया था, पर अब नीडल में डिफ्लेक्शन आने का मतलब कि नीडल अपने आप को अब अलाइन कर रही है ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड जनरेटेड अदर देन दैट ऑफ अर्थ। और आपने यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज चेंज की है
क्या चीज चेंज की है, ये की को प्रेस किया है, करंट को फ्लो करवाया, और बाकी सब कुछ तो सेम सेटअप था. So this deflection tells that there is some magnetic field. This deflection tells that there is some magnet nearby. But आप तो कोई मैग्नेट लेके नहीं आए, आप कोई मैग्नेट नहीं लेके, आपने तो सिर्फ एक काम किया, ये करंट फ्लो करवाया. So when the current is made to flow in the wire, the needle shows deflection. When the current is made to flow through the wire, the needle shows deflection. And when this needle shows deflection, this means that there is a magnet nearby, and that magnetism is due to the current. Why? Because if again I open this key, अगर मैं इस की को दोबारा ओपन कर दूं, तो what we observe is that your given deflection is again towards the north south of the earth. तो अगेन आप ये नोटिस करोगे कि जो नीडल है, इट विल अगेन अलाइन इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ साउथ ऑफ द अर्थ. तो जैसे ही करंट बंद करेंगे, वो डिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगी और नीडल अपने आप को अर्थ के नॉर्थ साउथ में अलाइन करेगी. और दोबारा से अगर मैं इस की को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर फिर डिफ्लेक्शन आ जाएगी. तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो हमें शो करता है कि देयर इज करंट producing magnetism. So this experiment demonstrate that the current will produce magnetism. तो देखो ये चीज़ पता लग गई सबको कि करंट मैग्नेटिज्म क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि जब आपने यहाँ पे की को प्रेस किया तो यहाँ नीडल में डिफ्लेक्शन आई. ये कौन सी नीडल है? मैग्नेटिक नीडल है. मैग्नेटिक नीडल हमने कल डिस्कस किया था कि टाइनी मैग्नेट है, और उस टाइनी मैग्नेट में डिफ्लेक्शन इसलिए आई क्योंकि करंट ने जब इसमें फ्लो किया तो करंट ने मैग्नेटिज्म को जनरेट किया. तो हम उस मैग्नेटिज्म को स्टडी करेंगे. नाउ इन विच डायरेक्शन द नीडल विल डिफ्लेक्ट. सो द डायरेक्शन in which the needle deflects. So direction in which the needle deflects, that direction is given by two rules. One is snow rule. So the direction, ये जो needle है, ये needle किधर को deflect करेगी, ये नीडल किधर को डिफ्लेक्ट करेगी, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ लॉज हैं. तो वन ऑफ द रूल इज स्नो रूल. नाउ व्हाट इज दिस स्नो रूल? तो स्नो रूल लिख लो कि व्हाट इज स्नो रूल. व्हेन द करंट इन अ वायर इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, SN. तो व्हेन द करंट in your given wire is flowing through south to north, तो ये आपका करंट है जो साउथ से नॉर्थ फ्लो कर रहा है. तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये आपका करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो कर रहा है ऐसे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो व्हेन करंट इन अ वायर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ सच दैट द वायर इज ओवर द नीडल, तो O का मतलब वायर इज पासिंग ओवर द नीडल. ये वायर नीडल के ऊपर से पास कर रही है, तो वायर इज पासिंग ओवर द नीडल. देन द नॉर्थ ऑफ द नीडल, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि नीडल में ये जो एरो वाला पोर्शन होता है वो नॉर्थ होता है, और ये जो टेल वाला पोर्शन होता है वो साउथ होता है. तो नीडल को जब आप देखो तो उसका जो एरो है दैट इज नॉर्थ, जो नीचे टेल है दैट इज साउथ. तो यहाँ पे हम क्या नोटिस करेंगे कि जो नॉर्थ ऑफ द नीडल है, ये जो एरो है, दैट नॉर्थ ऑफ नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट. वो जो नॉर्थ ऑफ नीडल है वो ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी. तो ये आपके पास व्हाट इज स्नो रूल. व्हेन द करंट इन द वायर इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ विद वायर पासिंग ओवर द नीडल, दिस वायर इज पासिंग ओवर द नीडल, देन द नॉर्थ ऑफ द नीडल, नीडल का जो नॉर्थ है ये वाला जो नॉर्थ है, ये जो नीडल का ये जो नीडल का ये नॉर्थ है, ये वाला नॉर्थ, देन द नॉर्थ ऑफ द नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट. ये वेस्ट, इट विल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट. सो दिस इज योर स्नो रूल. S मतलब साउथ टू नॉर्थ, वायर ओवर द नीडल, योर गिवन
needle north will deflect towards west. There is one more rule, and that is your Ampere's swimming rule. Ampere's swimming rule. Now, what is Ampere's swimming rule? Ampere's swimming rule says that consider a man swimming across the wire in the direction of current. So, consider a man swimming. तो हमने एक मैन कंसिडर किया. सपोज वी हैव कंसिडर्ड अ मैन एंड द मैन इज स्विमिंग along the wire. Man is swimming along the wire with his face towards the wire. तो जब वो swim कर रहा है तो उसका जो face है that is facing towards the wire and the face is towards the needle. तो man is facing along the wire and his face is towards the wire and towards the needle. जैसे अभी ये needle back side पे है तो man का face उस needle की तरफ है and the current enters from the foot of the man. तो जो करंट है, करंट वो मैन के पैरों से एंटर कर रहा है, एंटर्स थ्रू द फुट ऑफ द मैन एंड लीव्स फ्रॉम हिज हेड, उसके हेड से ऐसे लीव कर रहा है. देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड ऑफ द मैन. तो जहां पर मैन का लेफ्ट हैंड होगा उस साइड नीडल की जो एरो है वो डिफ्लेक्ट होगी. तो एरो नीडल का किधर को डिफ्लेक्ट होगा? टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हैंड. पर मैन को आप कैसे स्विम कराओगे? यू विल कंसिडर द मैन स्विमिंग अलोंग द वायर इन सच अ वे दैट द करंट इज एंटरिंग फ्रॉम हिज फीट टू हेड. तो करंट फीट से हेड की तरफ जा रहा है एंड हिज फेस इज टुवर्ड्स द नीडल. उसका जो फेस है वो नीडल की तरफ है. देन द लेफ्ट hand will be the direction towards which the arrow or north of the needle will deflect. तो ये हमारे पास एम्पियर्स स्विमिंग रूल है. तो ये दोनों रूल्स में से कोई भी रूल आप लगा लो, आंसर सेम ही आएगा. एंड ये जो चैप्टर है इसमें डायरेक्शंस बहुत हैं और इस चैप्टर को जब हम स्टडी करेंगे तो अभी राइट नाउ मैंने जो डायरेक्शन की है वो नीडल की डिफ्लेक्शन है. आगे मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करूँगा, फिर आगे मैं फोर्स की डायरेक्शन करूंगा, फिर करंट इटसेल्फ भी यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो उसकी भी एक डायरेक्शन है. तो देखो करंट फ्लो कर रहा है उसकी भी एक डायरेक्शन है. नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है तो उसकी अपनी डायरेक्शन है. आगे हम फोर्स स्टडी करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करेंगे. तो या इस चैप्टर में बहुत बार अलग अलग लॉज आएंगे, कम से कम नहीं तो 8-9 अलग अलग लॉज होंगे जो डायरेक्शंस के लिए होंगे. आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा लॉ किस डायरेक्शन के लिए है, कौन सा लॉ फील्ड की डायरेक्शन के लिए है, कौन सा लॉ फोर्स की डायरेक्शन के लिए है, कौन सा लॉ जो है वो नीडल की डिफ्लेक्शन वाली डायरेक्शन के लिए है. तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. कौन से लॉ से मुझे करंट की डायरेक्शन पता लग रही है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने. तो एवरी डे हम कोई ना कोई नई डायरेक्शन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं यार ये वाली डायरेक्शन जो मैंने अब कर रहा हूँ ये पिछली वाली से कैसे अलग है. तो एवरी डे जो भी पढ़ोगे उसको प्लीज़ स्टडी करके पढ़ा करो. ये आजकल के जो लेक्चर्स होंगे उनको इग्नोर मत करना, नहीं तो ये चैप्टर जो है वो है सिंपल है लेकिन डायरेक्शंस अगर समझ नहीं आएंगी तो फिर ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा. ये समझ में आ गया सबको? So now here we have observed that current carrying conductors will act as magnet. तो हमने ये नोटिस कर लिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स मैग्नेट की तरह एक्ट करेंगे. नाउ व्हाट वील डू इज वी विल स्टडी हाउ द मैग्नेटिक फील्ड will be produced by these current carrying conductors. And first we will take a straight wire carrying current. So पहला हम बहुत simple case लेंगे, straight wire carrying current. So let us consider the magnetic field due to straight wire carrying current. So heading दे दो, magnetic field due to straight wire carrying current.
So let us say this is your coordinate system. So here this is, let us say, x axis, this is y axis, और ये जो आपका पेपर के बाहर है वो z axis. तो पेपर के आउटवर्ड्स जो है वो z axis हो गया. मैंने यहाँ पे एक let us say प्लेन कंसिडर किया. Now this is your given XZ plane. तो ये जो प्लेन मैं कंसिडर कर रहा हूँ, this plane is your XZ plane. तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये XZ प्लेन हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन. And here I have a straight wire passing through this particular plane. तो ये जो straight wire है, इस यहाँ से ये straight wire है, and this straight wire is along y axis. तो ये जो straight wire है, this wire is along y axis. तो मेरी ये वायर है जो y axis में है, और ये मेरा प्लेन है जो इस y axis के परपेंडिकुलर है, और ये मेरी वायर है. दिस इज माई वायर एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर. तो इसमें से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है. So current I is flowing through this wire. So this is your wire, और इस वायर में let us say ये करंट जो है ये फ्लो कर रहा है. तो ये वायर होगी, और इस वायर में ऐसे ऊपर की तरफ करंट जा रहा है. Now when current I is flowing through this wire, what we observe is that the magnetic field produced by this current carrying wire will be in form of concentric circles. तो हमने क्या नोटिस किया कि ये वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, सर्कल्स के फॉर्म में ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. सो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स की अलग अलग टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट देगा वो ऐसे सर्कुलर होगा. और हमने कल एक बात और कही थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज लूप्स. यहाँ पे जो लूप बन रहे हैं वो सर्कुलर लूप्स बन रहे हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप्स. एंड इफ यू वांट टू सी द डायरेक्शन ऑफ दीज फील्ड लाइंस, तो हाउ यू विल सी द डायरेक्शन ऑफ दीज फील्ड लाइंस? डायरेक्शन ऑफ दीज फील्ड लाइंस विल बी गिवन बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. Maxwell's right hand thumb rule. So Maxwell's right hand thumb rule. So ये जो given यहाँ पे ये वायर है, इस वायर में जब करंट फ्लो करेगा तो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं. और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे सर्कुलर शेप में होंगी. और ये जो सर्कल बनेगा, जब कोई सर्कल बनता है तो उसकी अगर डायरेक्शन देखनी हो तो उसमें सर्कल में दो ही डायरेक्शंस बनेंगी, या ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, या फिर सर्कल में जो दूसरी डायरेक्शन बनेगी वो होगी क्लॉकवाइज. क्योंकि सर्कल को जब भी आप देखोगे तो उसमें तो हर वक्त डायरेक्शन चेंज, सर्कल बनता ही तब है व्हेन एवरी टाइम द डायरेक्शन इज चेंजिंग. कर्व्ड पाथ तभी होता है जब डायरेक्शन बदल रही है. पर सर्कल को जब अगर आप डायरेक्शन के फॉर्म में कहना चाहते हो तो आप कहोगे कि इसमें बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है या इसमें बॉडी एंटी क्लॉकवाइज है. तो यहाँ पे जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी गिवन बाय योर मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. इट सेज दैट टेक योर राइट हैंड. सो टेक योर राइट हैंड and stretch your fingers perpendicular to the thumb. अपनी fingers को thumb से ऐसे perpendicular रखो. तो stretch your fingers perpendicular to the thumb. ये thumb हो गया, ये fingers हो गए, ये right hand हो गया. तो take your right hand, stretch your fingers perpendicular to the thumb. Place your thumb in the direction of current. तो अपने thumb को current के direction में रखो. तो place your thumb in the direction of current and encircle your fingers. अपनी फिंगर्स को इनसर्कल. अब आप ध्यान से देखो, ये अगर मेरे पास ऐसे ये फिंगर ऐसे, इधर को तो फिंगर इनसर्कल होगी, पर ऐसे बैक साइड को फिंगर इनसर्कल ऐसे नहीं हो सकती. ये इसको मैं ऐसे इनसर्कल नहीं कर सकता, इसको मैं ऐसे ही इनसर्कल करूँगा, ये ऐसे इनसर्कल. तो जब भी आप इनसर्कल करोगे, अगर थंब ऊपर है तो ये ऐसे सर्कल बनेगा.
अगर थंब नीचे है तो ऐसे सर्कल बनेगा। अब ध्यान से देखो, अगर थंब ऊपर है तो मेरा जो सर्कल बन रहा है, अगर आप ऊपर से टॉप से देखो तो मेरा जो सर्कल बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखो फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं। और अगर मैं ऐसे थंब नीचे रख के ऐसे फिंगर्स को घुमा रहा हूँ, ये ऐसे फिंगर्स, तो ऊपर से देखो, टॉप से देखो, तो टॉप से आपको फिंगर्स कैसे नज़र आ रही हैं जाती हुई? क्लॉकवाइज। तो अगर आप टॉप से देखो, ऊपर से देखो, तो अगर मेरा थंब ऐसे है और मैं फिंगर्स को घुमा रहा हूँ, तो अगर टॉप से देखोगे तो आपको वो एंटी क्लॉकवाइज नज़र आएगा। और अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो अगर टॉप से देखोगे तो आपको वो चीज़ क्लॉकवाइज नज़र आएगी। इस केस में करंट ऐसे ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं टॉप से देखूं तो ये मेरे पास जब ऐसे जा रहा है, तो जो डायरेक्शन बनेगी मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस। थंब फिंगर्स के अलॉन्ग, दे विल मूव अलॉन्ग द फिंगर्स, तो दिस विल बी योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। एंड दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इफ़ यू सी फ्रॉम द टॉप will be your anti-clockwise। तो ये आपकी magnetic field lines हैं due to a straight wire carrying current। So a straight wire carrying current will always produce magnetic field lines which are circular in shape। और हमने कहा था कि किसी पॉइंट पर, अगर किसी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हो, तो आप किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखोगे? जो भी फील्ड लाइन है उस पर टेंजेंट बनाओ, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। पहले इतनी चीज समझ में आ गई है, ये पता लग गया मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया सबको, ये फील्ड लाइन समझ में आ गई है कि सर्कुलर है। नहीं कुछ पता लगा तो हैंड रेस करके पूछ लो। हाँ जी, ये क्लियर है सबको? अब यहां पर हमारे पास, अगर मैं गिवन केस में ये वायर ऐसे अभी पेपर पे है, अगर इस वायर को मैं ऐसे कर दूं, पेपर के परपेंडिकुलर कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे लेट अस से ये x, y और ये z एक्स है, और z एक्सिस पेपर के परपेंडिकुलर है। मैंने अपनी ये वायर अभी y एक्सिस पे थी जब मैंने पीछे डायग्राम बनाई थी, तो मैंने अब इसको ऐसे करके ऐसे कर दिया। अब ये आपकी तरफ होगी। तो अगर मैं इस गिवन वायर को आपकी तरफ रख दूं और करंट डॉट, डॉट का मतलब करंट इज फ्लोइंग परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, तो जो करंट है वो करंट बाहर की तरफ आपकी तरफ आ रहा है। आपको डॉट क्यों नजर आ रहा है? आपको कंडक्टर ऐसे नहीं नजर आ रहा, आपको वायर अब ऐसे नहीं नजर आ रही, स्ट्रेट वायर आपको सिर्फ एक पॉइंट क्यों नजर आ रहा है? ये देखो, ये स्ट्रेट वायर थी, इस अगर स्ट्रेट वायर को अगर मैं ऐसे आपकी तरफ कर दूं, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या नजर आएगा? अगर मैं आपकी तरफ कर दूं ये वायर, तो आपको ये सिर्फ एक पॉइंट नजर आएगा। ये इतनी लंबी रॉड नजर आनी बंद हो जाएगी, इतनी बड़ी लंबी रॉड नजर आनी बंद हो जाएगी। क्यों बंद होगी ये रॉड नजर आनी? बिकॉज अब आपकी ये तरफ, ये आपके तरफ है, तो आपको अब ये जो लंबी सारी रॉड है वो इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि आपको अब ये इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि ये इसका सिर्फ पॉइंट नजर आएगा और करंट आपकी तरफ आ रहा है, तो करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू। तो अब मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैं अपना राइट हैंड लूंगा, राइट हैंड लूंगा, फिंगर्स को थंब से परपेंडिकुलर रखूंगा, रख के मैं अपने थंब को कहाँ रखूंगा? करंट की डायरेक्शन में। करंट किधर फ्लो कर रहा है? ऐसे बाहर, करंट बाहर, तो थंब ऐसे आपकी तरफ रखूँ और थंब रख के ऐसे मैं अपनी फिंगर्स को घुमाऊंगा। तो फिंगर्स जब मैं घुमाऊंगा तो मेरी फिंगर्स जो हैं वो मुझे क्या देंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और वो जो फिंगर्स हैं वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देंगी, दोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी सर्कुलर इन शेप। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सर्कुलर शेप में। और अगर आप इन सर्कुलर शेप में देखोगे कि वो किस टाइप की फील्ड लाइंस बनेंगी, तो वो जो फील्ड लाइंस होंगी, दीज फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस। ये फील्ड लाइंस ऐसी होंगी। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताओगे? आप क्या करो, आप यहां से ये देखो, अब ये वायर सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये वायर सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो अगर मैं यहां से सेंटर ऑफ सर्कल बनाऊं तो ये रेडियस हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल, तो ये रेडियस हो जाएगा। तो ये वायर का जो आपकी वायर है वो सर्कल के सेंटर पे है। So wire is at the center because your circles are concentric,
एंड दीज सर्कल्स विल हैव द सेंटर एज वायर, तो वायर इज एट द सेंटर और सर्कुलर फील्ड लाइंस बन रही हैं। और अगर मैं इस रेडियस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाऊं तो दैट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनानी है यहाँ पे पॉइंट पी पे, तो आप यहाँ से ये लाइन बनाओ, ये रेडियस हो गया, इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, तो रेडियस के जो परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे वो टेंजेंट होगा, और उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन आएगी दैट विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो वो आपको पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड देगा। आपने लेट अस से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो आप यहाँ से इसको जोड़ो, ये सेंटर हो गया, और यहाँ से आप टेंजेंट बनाओ, तो टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू, तो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आपकी फील्ड सर्कुलर होगी, फील्ड लाइन सर्कुलर होगी, और डायरेक्शन जब देखनी है तो डायरेक्शन जो होगी वो गिवन आपके सर्कल के जिस भी पॉइंट पे देखना है वहां के परपेंडिकुलर होगी। अब समटाइम्स सर्कल बनाना मुश्किल होगा, तो आप क्या करोगे, जिधर भी आपका पॉइंट होगा अपनी फिंगर को उस पॉइंट पे रखोगे, और फिंगर को उस पॉइंट पे रख के देखोगे कि फिंगर किधर को मूव कर रही है एट दैट पॉइंट, और उस पॉइंट पे फिर जिधर को भी मूव करेगी वो आपकी फील्ड की डायरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर में मेरा ये करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज योर करंट आई, और क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने कहा कि स्ट्रेट वायर होगा तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो ऐसे सर्कल के फॉर्म में होगी, तो ये स्ट्रेट वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल होगी। अब ये तो हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कल होगी, पर अब बात ये आ गई कि ये जो गिवन सर्कल बन रहा है, ये जो गिवन सर्कल है उसमें पॉइंट पी पे डायरेक्शन क्या बनेगी, सिर्फ एक पॉइंट पे डायरेक्शन देखनी है, पॉइंट पी पे। तो मैं क्या करूँगा, अपना राइट हैंड लूँगा, अपने थंब को करंट के लॉन्ग रखूँगा, और फिंगर का जो टिप है, ये देखो ये फिंगर, इनका जो टिप है वो उस पॉइंट पे रखूँगा जहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ डायरेक्शन। तो पी पे मेरा टिप आ गया। अब टिप रख के मैं ये देखूंगा कि मेरी फिंगर इस पॉइंट पी पे किधर को जा रही है। अब ध्यान से देखो, ये फिंगर अगर मैं पॉइंट पी के हिसाब से देखूं तो किधर को जा रही है, मेरी फिंगर इनटू द स्क्रीन, ये अंदर की तरफ, मेरी फिंगर देखो ध्यान से, इनटू अंदर की तरफ जा रही है। तो इफ माई फिंगर इज गोइंग इनसाइड, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी इस पॉइंट पी पे, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो बनेगी वो इनटू द पेपर बनेगी। तो जब आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो कैसे देखोगे, अपने करंट को थंब के लॉन्ग लोगे, राइट हैंड, और करंट को थंब के लॉन्ग लोगे, और ये जो आपका टिप्स हैं फिंगर की उसको उस पॉइंट पे रखोगे जिस पॉइंट पे डायरेक्शन देखनी है, और वहाँ पे रख के देखोगे कि राइट नाउ मेरी फिंगर किधर को जा रही है। तो यहाँ पे जब मैं रखूँगा तो राइट नाउ मेरी फिंगर किधर को जा रही है, इनटू द पेपर जा रही है। अगर वो इनटू द पेपर जा रही है तो क्रॉस का मतलब फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स इनटू द पेपर। तो अगर मैं यहाँ पर लेटेस्ट से ये एक गिवन कंडक्टर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस गिवन कंडक्टर में ये करंट फ्लो कर रहा है, और मैं आपको कहता हूँ कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो कैसे आप डायरेक्शन निकाल के बताओगे, ये आप खुद करो, बताओ कैसे करोगे। हाँ जी, खुद करो। हाउ यू विल फाइंड दिस डायरेक्शन एट द पॉइंट पी, कैसे करोगे? आउटसाइड, बिल्कुल सही, ये आउटसाइड ही बनेगी। कैसे आउटसाइड बनेगी? मैं यहाँ पे अपने राइट हैंड को लूँगा, अपने थंब को करंट के लॉन्ग रखूँगा, ये मेरा थंब है, थंब को करंट के लॉन्ग रखूँगा और थंब को ऐसे रखूँगा। अब देखो ऐसे नहीं रख सकता क्योंकि थंब ऐसे रखा तो करंट लेफ्ट साइड है, थंब ऐसे ही रखना पड़ेगा क्योंकि आपने अपने थंब को रखना है अलोंग द करंट। थंब को अलोंग द करंट रखा, ये मेरी फिंगर्स, ये टॉप पे ये मेरी फिंगर, ये पी की तरफ मेरी फिंगर है, और यहाँ से अब मेरी फिंगर किधर को जा रही है, ये आपकी तरफ आ रही है, आउटवर्ड्स आपकी तरफ आ रही है। तो यहाँ पे जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, ऐसे बाहर को फील्ड की डायरेक्शन आएगी।
तो देखो ये क्लियर है कि बार को डायरेक्शन कैसे बनी, हाँ जी ये क्लियर है सबको कि आउटसाइड डायरेक्शन कैसे बनी। ये याद रखना है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक स्ट्रेट वायर के कारण देखनी है, स्ट्रेट वायर, तो स्ट्रेट वायर में अपने थंब को करंट के लॉन्ग रखो और स्ट्रेच कर लो फिंगर्स को, और फिर फिंगर को पॉइंट की तरफ रखो और उस पॉइंट पर रख के देखो कि फिंगर किधर को जा रही है, जिस साइड फिंगर जा रही है वो डायरेक्शन वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब ये तो हो गया डायरेक्शन फील्ड की कि व्हाट इज द डायरेक्शन, शेप फील्ड की कि व्हाट इज द शेप। नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ द फील्ड, हाउ टू फाइंड अमाउंट ऑफ द फील्ड, and to find this we have a law that is Biot-Savitt's law. So Biot-Savitt's law, तो Biot-Savitt's law is a law which is that law which tells us or helps us to determine the magnetic field at a point due to current carrying conductors. So a law which helps us to determine magnetic field at a point due to current carrying conductors, that is known as Biot-Savitt's law. So this is a very important law. तो इस चैप्टर में ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉ वो लॉ है जिसके हेल्प से हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर की अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। So let us consider a current carrying wire. So I have a current carrying wire AB or PQ. So this is my current carrying wire PQ. तो ये एक करंट कैरिंग, और मैंने इसको कर्व्ड इसलिए बनाया कि दिस वायर कैन बी स्ट्रेट, दिस वायर कैन बी कर्व्ड, दिस वायर कैन बी ऑफ एनी शेप। तो ये जो लॉ है इट्स नॉट स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर टाइप, it is for any conductor having current in it. So I have a wire PQ, this is a curved wire having current I flowing through it. तो इसमें से ऐसे current I flow कर रहा है। I want to find the magnetic field at a point A. I want to find magnetic field at a point A which is at some given place in the field of the wire. तो ये जो पॉइंट है वो इस करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है कहीं पे। तो आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो ड्यू टू दिस वायर PQ। तो ये वायर PQ है, इसमें ये करंट I फ्लो कर रहा है। आप इस पॉइंट A पे इस करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। नाउ हाउ यू विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, कैसे फाइंड आउट करेंगे? So what we do is we consider a small length or a small piece of this wire of length DL. तो हम इस given wire, क्योंकि अब ये वायर कर्व्ड है, तो मैं इस कर्व्ड वायर का एक छोटा सा पीस उठाता हूँ, स्मॉल पीस, एंड इट इज वेरी स्मॉल, एंड सिंस इट इज वेरी स्मॉल इट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट। अगर आप एक सर्कल, अगर आप लेटर से एक सर्कल जो है, एक सर्कल जो है अगर आप उसका भी एक छोटा सा पीस लोगे, एक छोटा सा पीस लोगे, तो ये जो आप छोटा सा पीस उठाओगे, अगर ये वाला पीस देखो तो वो भी ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। अगर आपके पास एक सर्कल है, आप उस सर्कल का ये इतना सा पीस उठाओगे तो ये जो पीस आप उठा रहे हो वो पीस भी स्ट्रेट है। तो यहाँ पर मेन बात ये कि आपके पास जो वायर है वो कर्व्ड वायर है, पर आपने उस कर्व्ड वायर के एक छोटे से एलिमेंट को निकाला। सो दिस DL इज नोन एज योर करंट कैरिंग एलिमेंट। सो दिस DL is small current carrying element. So this is small current carrying element. So we call this DL as current carrying element.
and this current carrying element can be represented as a vector. Now vector will have two things, one is magnitude and another is direction. What is the magnitude? The length of this dl is the magnitude of dl vector. इसकी जो भी लेंथ बनेगी, ये जो dl जो आपने लिया है, इस dl की जो भी लेंथ बनेगी वो इसका मैग्नीट्यूड है. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ करंट इन dl, इस dl में जो करंट की डायरेक्शन होगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर. सो डायरेक्शन ऑफ करंट इन dl, डायरेक्शन ऑफ करंट इन dl, ये जो आपका dl पीस आपने लिया है, इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस dl विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर dl वेक्टर, वो आपके dl वेक्टर की डायरेक्शन होगी. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ गिवन कर्व्ड वायर, मेरे पास अब ऐसे ये कर्व्ड वायर और इस कर्व्ड वायर में ये करंट I फ्लो कर रहा है. अगर मैं dl जो है वो एक स्मॉल एलिमेंट यहां लेता हूं, ये स्मॉल एलिमेंट लेता हूं, तो इस स्मॉल एलिमेंट में करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो ये dl वेक्टर की डायरेक्शन है. अगर मैं यहां पे लेता हूं तो इतने पोर्शन में करंट जो है वो ऐसे डाउनवर्ड्स फ्लो कर रहा है, तो ये dl वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगी. अगर मैं यहां पर एलिमेंट मान रहा हूं यहां पर, तो ये एलिमेंट dl वेक्टर ऐसे हो गया. अगर मैं एलिमेंट जो है वो लेटेस्ट से यहाँ मान रहा हूँ, तो यहाँ मान रहा हूँ तो करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है. तो अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन dl का ले रहा हूँ तो ये करंट की डायरेक्शन होगी. तो जो आप पोर्शन ले रहे हो उस पोर्शन में जो करंट की डायरेक्शन होगी, जो पोर्शन आप ले रहे हो उसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो dl वेक्टर की डायरेक्शन है. अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो मेरे पास लेटेस्ट से एक सर्कुलर वायर है, मैंने उस सर्कुलर वायर में सपोज मेरा ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, दिस इज माय करंट इन द सर्कुलर वायर, ये सर्कुलर वायर में करंट फ्लो कर रहा है. मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया, मैंने ये लिया स्मॉल एलिमेंट, ये मेरा स्मॉल एलिमेंट हो गया dl. तो ये आपका स्मॉल एलिमेंट हो गया dl. तो इस स्मॉल एलिमेंट dl में जो आपकी डायरेक्शन होगी dl वेक्टर की, तो dl वेक्टर की डायरेक्शन क्या बनेगी? तो dl वेक्टर की डायरेक्शन, ये जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है ये dl वेक्टर की डायरेक्शन है, तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होगी. अगर मैं यहाँ पे लूँ स्मॉल एलिमेंट, अगर मैं वही स्मॉल एलिमेंट लेटर से यहाँ लूँ स्मॉल एलिमेंट, ये मेरा स्मॉल एलिमेंट हो गया, ये स्मॉल एलिमेंट हो गया dl. तो अगर मैं ये स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूँ, इस स्मॉल एलिमेंट में मैं dl वेक्टर की डायरेक्शन देखना चाहता हूँ, तो dl वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? तो dl वेक्टर की डायरेक्शन, ये करंट जो इस dl में जो करंट फ्लो कर रहा है, तो देखो ये वाले dl वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड है, पर ये वाला जो dl वेक्टर है, ये जो आपने लिया है, इस dl वेक्टर की जो डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड्स है. तो dl वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी, पहले dl क्या है? एक छोटा एलिमेंट, वो छोटा एलिमेंट स्ट्रेट ही होगा, क्योंकि वो छोटा है वो स्ट्रेट ही होगा, और उस छोटे एलिमेंट जो स्ट्रेट है उसकी जो डायरेक्शन है dl वेक्टर की वो क्या होगी? जो करंट उसमें फ्लो कर रहा है, जो करंट की डायरेक्शन होगी उसमें वही dl वेक्टर की डायरेक्शन होगी. और कर्व्ड कंडक्टर्स में अलग अलग जगह पर dl वेक्टर अलग अलग होंगे. तो देखो ये बात क्लियर है सबको. और मैं फिर वही स्ट्रेस डाल रहा हूं कि डायरेक्शन ही इस चैप्टर का बैकबोन है. अगर डायरेक्शंस देखनी आती होंगी तो फिर ये चैप्टर बहुत इजी है, और अगर डायरेक्शंस नहीं देखनी आती होंगी देन यू विल बी डायरेक्शन लेस फॉर द होल चैप्टर. मतलब फिर कुछ चैप्टर का समझ नहीं आना, फिर रट्टा मार लो कर लो जितना भी होता है. पर अगर डायरेक्शन समझ में आ जाएंगी तो फिर ये चैप्टर बहुत सिंपल है. तो ये देखो ये पता लग गया dl वेक्टर को कैसे देखना है, हाउ टू सी द डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर. क्लियर है? नहीं क्लियर तो हैंड रेज करके पूछ लो. सो ये हमारे पास एक स्मॉल एलिमेंट हो गया. Now what we do is we take this small element, we locate this small element from the given point, क्योंकि मैंने इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी. I had to find magnetic field at B. तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अपने गिवन एलिमेंट को वहाँ से लोकेट करो. तो आपका जो गिवन एलिमेंट है लेट अस से इट इज एट अ डिस्टेंस r, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया r. सो r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट
फ्रॉम योर एलिमेंट। तो r जो है वो आपके पॉइंट का एलिमेंट से डिस्टेंस है, तो r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट। नाउ दिस r कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन वेक्टर, इसको भी वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे हम। एंड व्हाट इज r वेक्टर? r वेक्टर इज योर वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू दिस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट का अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल लूँ, ये वाला डिस्टेंस निकाल लूँ, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। And what is your direction? What is your direction? From the element towards the point. From the element towards the point. From the element towards the point. This is the direction of r vector. तो r vector की जो डायरेक्शन होगी वो एलिमेंट से पॉइंट की तरफ जो डायरेक्शन होगी, तो एलिमेंट से पॉइंट की तरफ जो डायरेक्शन होगी वो r वेक्टर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डायरेक्शन है, दिस इज योर r कैप। तो ये जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज r कैप। r कैप का मतलब फ्रॉम द एलिमेंट टुवर्ड्स द पॉइंट। तो एलिमेंट से पॉइंट की तरफ जो डायरेक्शन होगी दैट इज r कैप। अब ये dl वेक्टर की डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये dl वेक्टर की डायरेक्शन है। ये जो डायरेक्शन है ये आपके r वेक्टर की डायरेक्शन है। अब dl वेक्टर और r वेक्टर ये दोनों की डायरेक्शन आपने देख ली, तो दोनों की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है, दोनों की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज थीटा। तो व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर एंड r वेक्टर। तो dl वेक्टर और r वेक्टर, ये जो dl वेक्टर आपने लिया, ये जो r वेक्टर आपने लिया, इन दोनों की जो डायरेक्शंस हैं, इन दोनों की जो डायरेक्शंस हैं, उन डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल है दैट इज योर थीटा। नाउ what is the value of magnetic field due to this small element at point A? तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू करंट एलिमेंट dl। तो अभी आप जो मैग्नेटिक फील्ड ए पे निकाल रहे हो वो पूरी पी क्यू का नहीं निकाल रहे, वो सिर्फ इस स्मॉल एलिमेंट का निकाल रहे हो, सिर्फ इस स्मॉल एलिमेंट का निकाल रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू बायट-सैविट्स लॉ, दिस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू करंट एलिमेंट dl, अगर मैं उसको ये db कहूं, तो दिस इज योर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। b होता है मैग्नेटिक फील्ड और d का मतलब हो गया स्मॉल। स्मॉल क्यों? क्योंकि ये लेंथ भी स्मॉल है। So your magnetic field at point A due to current carrying element dl, according to Bayer-Savitt's law, according to Bayer-Savitt's law, is directly proportional to the current flowing through this dl। इस dl में से जितना भी करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। It will be directly proportional to the size of this dl। तो करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन योर dl एंड r। तो ये जो dl वेक्टर और r वेक्टर है, अगर आप इन दोनों dl और r के बीच में डायरेक्शंस का एंगल निकालोगे तो वो थीटा। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। ये लॉ है और इसके फैक्ट्स हमने याद रखने। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये हमारे पास गिवन
वो पॉइंट्स हैं जिन पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी। किन किन चीज़ों पे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ए पे डिपेंड करेगी? एक, इस एलिमेंट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस एलिमेंट के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस एलिमेंट का जो डीएल वेक्टर है वो आर वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है उसके साइन ऑफ थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस डीएल। तो ये सारे फैक्टर्स के ऊपर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करेगी। और अगर मैं इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन कर दूं तो व्हाट आई गेट इज दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि ये आई डीएल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। एंड इफ आई रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी, अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं तो वी विल इंट्रोड्यूस कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट ला लेंगे। एंड व्हाट इज दिस कांस्टेंट इक्वल टू? ये कांस्टेंट किसके इक्वल है? तो दिस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, यहाँ पे बीच में मीडियम। और ये जो कांस्टेंट है, अगर हम इस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें तो दिस कांस्टेंट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई। हमने इस कांस्टेंट को लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मीडियम का जो रोल है वो ये परमिएबिलिटी प्ले करता है। और यहाँ पे अगर फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट, अगर यहाँ पे कोई और मीडियम होता तो म्यू नॉट के साथ म्यू आर भी आना था। तो जो मेरा फॉर्मूला बना यहाँ पे, जो इस पॉइंट ए पे यहाँ पर इस पॉइंट ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, किसके कारण लगेगी? ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट डीएल। तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन ऑफ थीटा ओवर आर स्क्वायर। सो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। तो ये इस पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो ये अमाउंट हो गया कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो, ये पता लगा कि ये वैल्यू आई हो गया जो इस एलिमेंट में, और ये फील्ड अभी सिर्फ इस डीएल के कारण निकाली है। हाँ, इस पूरे पी क्यू की निकालनी है तो क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट पी टू फाइनल पॉइंट क्यू। तो P से लेके Q तक इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरे PQ का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। पर अभी हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो सिर्फ एक स्मॉल एलिमेंट की निकाल रहे हैं। तो एक स्मॉल एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो जो हमने अभी अंडरस्टैंड किया वो क्या किया कि मेरे पास अगर एक गिवन वायर है, उस गिवन वायर में करंट फ्लो कर रहा है और मैं उस गिवन वायर का एक छोटा सा पीस लूं ऑफ एलिमेंट डीएल, और मैं उस छोटे से पीस की मैग्नेटिक फील्ड निकालूं एट अ गिवन पॉइंट। तो मेरे पास लेट अस से एक गिवन पॉइंट है जहां पे मैं इस छोटे से पीस की मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं। तो ये जो मेरा छोटा सा पीस है उसका उस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो r है, एंड यहाँ पर ये जो मेरे पास गिवन एलिमेंट है उसका जो करंट फ्लो करेगा वो dl वेक्टर की डायरेक्शन है, एंड गिवन एलिमेंट से पॉइंट A तक जो बनेगा वो r वेक्टर की डायरेक्शन है, और वो dl और r के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल मेरे पास थीटा है। तो ये जो गिवन पॉइंट होगा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू डीएल इंटू साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। एंड इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो इन वेक्टर फॉर्म दिस मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल
क्रॉस आर ओवर आर क्यूब। सो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में ये वैल्यू होगी। अब इस वैल्यू को अगर मैं ओपन करूं, इफ आई ओपन दिस वैल्यू, अगर मैं इस वैल्यू को ओपन करूं तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल। अब ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आपको पता है, व्हाट इज ए क्रॉस बी। तो जब आप ए क्रॉस बी करते हो तो इट इज ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड एन कैप, वेयर व्हाट इज एन कैप, एन कैप इज योर डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ऐसे ही यहां पर अगर मैं डी एल एंड आर लिखूं तो ये डी एल मैग्नीट्यूड आर मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन डी एल एंड आर, तो डी एल और आर के बीच में एंगल थीटा है, तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन डी एल एंड आर इनटू एन कैप ओवर आर क्यूब। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आर स्क्वायर है, ये जो आर, ये आर क्यूब के साथ कैंसिल होके ये आर स्क्वायर बन जाएगा। और ये देखो ये रिलेशन और ये रिलेशन सेम है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। और एन कैप सिर्फ क्या है, एन कैप इस डीबी की डायरेक्शन है, और एन कैप इस डीबी की डायरेक्शन है। और एन कैप किसकी डायरेक्शन है, अगर आप ध्यान से देखो तो एन कैप इज डायरेक्शन ऑफ दिस डी एल क्रॉस आर। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will be given by the direction of dl cross r। dl cross r का जो आंसर आएगा वो आपको ये n कैप की डायरेक्शन देगा। वो जो n कैप है वो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। कैसे, n कैप से पहले सारा मैग्नीट्यूड ही आ रहा है, ये सारी वैल्यू ये मैग्नीट्यूड आ रही है, तो n कैप इज द डायरेक्शन ऑफ योर db वेक्टर। और n कैप की डायरेक्शन कौन दे रहा है, dl क्रॉस r। तो dl cross r will give you the direction of your db vector। So direction of db vector, direction of db vector is given by direction of dl क्रॉस r। तो जो dl क्रॉस r की डायरेक्शन होगी वो db वेक्टर की डायरेक्शन है। और dl क्रॉस r की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, लेट अस से अगर मेरे पास सपोज मैं कहता हूं कि ये डायरेक्शन जो है वो dl है और मैं कहता हूं कि ये जो डायरेक्शन है ये r है, तो dl क्रॉस r की डायरेक्शन कैसे निकालोगे। तो आपने a क्रॉस b की डायरेक्शन कैसे निकाली है, अगर आपके पास ये a वेक्टर है और ये आपके पास b वेक्टर है, इनके बीच में ये एंगल थीटा है, मैं आपको कहता हूं कि a क्रॉस b की डायरेक्शन निकालो। तो कैसे निकालते हो a क्रॉस b की डायरेक्शन, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है, टेक योर राइट हैंड, फिंगर्स परपेंडिकुलर टू द थंब, place your fingers along first vector, तो ये first vector, and encircle towards second, तो second की तरफ इसको घुमाओ। thumb will give you the direction of a cross b। तो मैंने a से b की तरफ फिंगर्स को घुमाया, a से b की तरफ घुमाया, तो thumb आपकी तरफ आ रहा है, तो thumb will give the direction of a cross b। तो यहाँ पे जो thumb की डायरेक्शन आ रही है वो बाहर को आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे b क्रॉस a निकालता, तो b क्रॉस a की जो डायरेक्शन बनती, टेक योर राइट हैंड, फिंगर्स परपेंडिकुलर टू थंब, प्लेस योर हैंड एट b। मैंने ये b की तरफ हैंड रख दिया, अब a की तरफ फिंगर्स ऐसे तो नहीं घूम सकती, ऐसे नहीं फिंगर्स घूम सकती, फिंगर्स तो ऐसे घूमेंगी, पर आपने अलोंग थीटा आना है, तो आप अपनी पाम को ऐसे करोगे। ये अब यही जो थंब आपकी तरफ था ये अंदर क्यों चला गया, क्योंकि मैंने b की तरफ फिंगर रख के a की तरफ घुमानी है। तो जब b की तरफ रख के a की तरफ घुमानी, तो वही जो थंब पहले आपकी तरफ था वो थंब अब अंदर है, इनटू द पेपर। तो जो डायरेक्शन इसकी बन रही है वो इनटू द पेपर बन रही है। और a क्रॉस b की जो डायरेक्शन आती है, जैसे a
क्रॉस बी को अगर आप ओपन करो तो हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल इनटू एन कैप। तो ये जो एन कैप आता है, ये जो डायरेक्शन आती है, ये हमने पढ़ा हुआ है +1 में कि ये जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर आती है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि बताओ dl क्रॉस r, यहाँ पे ये ध्यान से देखो, ये dl है, ये dl है, तो मैंने ये dl बना दिया, ये dl है, और मेरा ये r है, ये r है, ये मैंने r बना दिया, और dl एंड r के बीच में ये थीटा है, ये थीटा है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ यहाँ पे dl क्रॉस r आपको db की डायरेक्शन देगा, तो dl क्रॉस r की बताओ डायरेक्शन कहाँ बनेगी? तो बताओ मेरे को, ये dl क्रॉस r की डायरेक्शन किधर को बनेगी? कहाँ पे dl क्रॉस r की डायरेक्शन बनेगी? मननप्रीत बताओ कहाँ पे बनेगी ये डायरेक्शन? इनटू द पेपर, बिल्कुल सही। मैं क्या करूंगा, अपना राइट हैंड लूंगा, राइट हैंड लेके अपने फिंगर्स को ये dl की तरफ रखूंगा और r की तरफ घुमाऊंगा, तो मेरा थंब इनटू द पेपर आ रहा है। तो जब मेरा थंब इनटू द पेपर आ रहा है तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि यहाँ पे इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, वो जो डायरेक्शन होगी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, वो इस पेपर के इनटू आएगी, वो इनटू द पेपर आएगी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। और इस पूरी वायर की फील्ड निकालने के लिए मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। जब इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा पूरी वायर का फील्ड आ जाएगा। तो ये हमारा लॉ है जो एक कंडक्टर की फील्ड निकालने के लिए, पहले स्मॉल एलिमेंट की फील्ड निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करके पूरे कंडक्टर की फील्ड आ जाएगी। और डायरेक्शन जब देखनी है तो इस तरीके से डायरेक्शन देखनी है, और ये जो डायरेक्शन आएगी, डीबी की डायरेक्शन आएगी, वो आपके डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर आएगी। ये जो डीबी की डायरेक्शन आएगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्यों आएगी? क्योंकि डीबी की डायरेक्शन एन कैप है, और हमने क्या कहा था कि जो एन कैप है वो जिनका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो उनसे परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों की जो डायरेक्शन आएगी वो डीबी की डायरेक्शन है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो डीबी की डायरेक्शन है, और इसका जो आंसर आएगा वो इन दोनों से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमने याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगी। सो दिस इज योर बायट-सेवर्ट्स लॉ। Now using this law we will be finding the magnetic field due to a straight wire carrying current। अभी पीछे मैंने स्ट्रेट वायर की आपको सिर्फ सर्कुलर फील्ड के बारे में नॉलेज दी है कि वो फील्ड सर्कुलर है, और ये बताया कि मैक्सवेल थंब रूल कैसे लगाना है। पर उस स्ट्रेट वायर की फील्ड अगर किसी जगह पर हमने कैलकुलेट करनी कि कितनी है, तो हम अब ये लॉ लगा के उसको फाइंड आउट करेंगे। सो वी विल फाइंड the value of your magnetic field due to a straight wire carrying current using Biot-Savart's law।